प्रदूषण हम सबके फेफड़ों, गलों, घुटनों, दिल, दिमाग, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। बस सरकारों और प्रशासनों के बंद आंख, नाक, कान नहीं खोल पा रहा। शायद इसलिए कि वो सब लोग तो अपने दफ्तरों में महंगे एयर प्योरीफायर्स लगाकर बैठे हैं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है AQI 400 हो या 700। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनुरोध और लेकर आई हूं खबरें अनकही। खबरें वही, लेकिन अंदाज सही। न शोर, न बहस, न लड़ाई, क्योंकि खबरें शांति से समझने के लिए होती हैं, लड़ने के लिए नहीं। आज खबरें अनकही में बात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो कि 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। बात होगी उस तनाव की जिससे आजकल BLOs जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं BLOs कौन है, क्या कर रहे हैं, किस बात का तनाव है उनको और आपसे उनका क्या वास्ता है, सब बताऊंगी आज। साथ ही आज आपको एक ऐसे अपहरण के बारे में बताऊंगी जो हुआ था 35 साल पहले, लेकिन उसका एक अपहरणकर्ता अब पकड़ा गया है। बात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके स्वास्थ्य को लेकर आजकल काफी खबरें उड़ रही हैं। सच्चाई क्या है, ये हम आज जानेंगे। और जानेंगे क्या है अपडेट पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर। इन सब पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरें। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाए। घुसपैठिए सुरंग के रास्ते प्रवेश करेंगे और फिर भोजन, आश्रय, बच्चों की शिक्षा जैसे अधिकार मांगेंगे। संचार साथी ऐप पर विवाद के बाद सरकार ने सफाई पेश की है। सरकार का कहना है कि इसी फोन से डिलीट किया जा सकेगा। बता दें कि सरकार ने आदेश दिया था कि कंपनियां फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके बेचें। इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। श्रीलंका में राहत सामग्री भेजकर वाहवाही लूटने की कोशिश में पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी है वो एक्सपायर्ड निकली। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। वजह 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। 4 और 5 दिसंबर को होने वाले इस खास दौरे पर अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी निगाहें हैं। माना जा रहा है कि पुतिन अपने साथ भारत के लिए एक गिफ्ट हैम्पर ला रहे हैं, जिसमें S-500 जैसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम्स और कई बड़े समझौते शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा पिछली बार जब ये दोनों नेता मिले थे, यानी पुतिन और मोदी, तब एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हाल ही में चीन में हुए SCO समिट के बाद भारत और रूस की बायलैटरल मीटिंग होनी थी, तो पुतिन ने होटल तक के लिए PM मोदी को अपनी लिमोजिन में लिफ्ट दी थी। करीब 1 घंटे के सफर में दोनों के बीच काफी बातचीत हुई। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि दुनिया को दिखाने का तरीका था कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। लेकिन इस सफर में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ वो कोई मामूली कार नहीं थी। उस गाड़ी का नाम है ऑरस सेनेट, जिसे रूस का रोल्स रॉयस कहा जाता है। आज मैं आपको पुतिन की इसी किले जैसी गाड़ी, उनके उड़ते हुए महल और उनकी रहस्यमयी जिंदगी के हर पन्ने के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात उसी ऑरस सेनेट की, जिसमें PM मोदी ने सवारी की। ये कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है। इसे खास तौर पर ऐसे बनाया गया है कि इस पर गोलियों, बमों, यहां तक कि केमिकल हमले का भी कोई असर नहीं होता। इसका वजन 60 टन से भी ज्यादा है, यानी ये एक छोटे टैंक जितनी भारी और मजबूत है। इस कार के शीशे इतने मोटे हैं कि कोई भी हथियार इन्हें भेद नहीं सकता। अगर कभी टायरों पर हमला हो भी जाए तो भी ये गाड़ी बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। कार के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का अपना सिस्टम है, ताकि बाहर अगर जहरीली गैस भी फैल जाए तो अंदर बैठे लोग सुरक्षित सांस ले सकें। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ये कार एक कमांड सेंटर भी है। पुतिन इसमें बैठकर पूरी दुनिया से संपर्क साध सकते हैं और न्यूक्लियर हथियारों तक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी तुलना अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति की द बीस्ट से की जाती है, लेकिन ऑरस को बनाने में रशियन लग्जरी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो मेल हुआ है वो इसे सबसे अलग बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पुतिन के पास सिर्फ यही एक कार है? बिल्कुल नहीं।
कहा जाता है कि पुतिन को कारों का बहुत शौक है और उनके पास करीब 700 कारों का कलेक्शन है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो बहुत कम कारें डिक्लेयर करते हैं। उनके गैराज में विंटेज रशियन गाड़ियां जैसे गैज 21 वोल्गा और लेडी नीवा भी शामिल हैं, जिन्हें वो खुद चलाना पसंद करते हैं। चलिए, तो जमीन के बाद अब चलते हैं आसमान की ओर। पुतिन जिस प्लेन में सफर करते हैं उसका नाम है IL-96-300 PU। इसे फ्लाइंग क्रेमलिन यानी हवा में उड़ती हुई रशियन संसद भी कहा जाता है। ये प्लेन इतना विशाल है जिसमें जिम, बेडरूम और मीटिंग रूम जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप के एयरफोर्स 1 से की जाए तो दोनों में कांटे की टक्कर है। ट्रंप का प्लेन जहां अपनी रफ्तार और मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता है, वहीं पुतिन का प्लेन अपनी स्टेल्थ कोटिंग के लिए मशहूर है। यानी ये प्लेन रडार को चकमा दे सकता है और इस पर मिसाइल हमले का असर होना लगभग नामुमकिन है। पुतिन के काफिले में सिर्फ एक प्लेन नहीं होता। सुरक्षा के लिहाज से एक जैसे दिखने वाले कई प्लेन एक साथ उड़ान भरते हैं ताकि दुश्मन को पता ना चले कि राष्ट्रपति किस प्लेन में बैठे हैं। रूसी सरकार की एविएशन यूनिट रोसिया स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट के पास ऐसे करीब 50 से 70 विमानों का बेड़ा है। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO के पास होती है। इनके कमांडोज खुद को मस्किटियर्स कहते हैं। पुतिन के चारों तरफ सुरक्षा के 4 कड़े घेरे होते हैं। पहला घेरा उनके निजी बॉडीगार्ड्स का होता है, जो हर पल साए की तरह उनके साथ रहते हैं और किसी भी खतरे को भांपने में माहिर होते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुतिन के खाने तक की कड़ी जांच होती है। उनके पास खास फूड टेस्टर्स होते हैं जो हर डिश को पुतिन के खाने से पहले चखते हैं ताकि उसमें जहर ना मिला हो। जब पुतिन विदेश जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम हफ्तों पहले वहां पहुंचकर हर चीज की जांच करती है। यहां तक कि उनके बाथरूम का सामान भी रूस से ही आता है। अब बात करते हैं पुतिन की उस खासियत की जो उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से एकदम अलग बनाती है, उनकी फिटनेस। 70 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो किसी नौजवान को भी टक्कर दे सकते हैं। उनका डेली रूटीन बहुत अलग है। बताया जाता है कि वो देर रात तक काम करते हैं और सुबह देर से सोकर उठते हैं। ब्रंच के बाद वो करीब 2 घंटे स्विमिंग करते हैं और जिम में पसीना बहाते हैं। जूडो में वो ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं और आइस हॉकी खेलना उन्हें बहुत पसंद है। सिर्फ जिम ही नहीं, पुतिन अक्सर खुद को जोखिम में डालकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। कभी वो फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो कभी पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की गहराई नापते हैं। आपने उन्हें साइबेरिया के जंगलों में शर्टलेस होकर शिकार करते या घुड़सवारी करते भी देखा होगा। ये उनका तरीका है अपनी सेना को संदेश देने का कि उनका नेता उनके साथ हर मोर्चे पर खड़ा है। अब बात करते हैं इस सवाल की कि पुतिन कितने अमीर हैं। आधिकारिक तौर पर या कागजों में कहें तो उनकी संपत्ति बहुत कम है, बस एक छोटा अपार्टमेंट और कुछ कारें। लेकिन कई एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स जैसे बिल ब्राउडर का दावा है कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से भी ज्यादा अमीर है और उनकी संपत्ति $200 बिलियन से भी ऊपर है। पुतिन की निजी जिंदगी भी हमेशा एक रहस्य बनी रहती है। उनका तलाक हो चुका है, लेकिन मीडिया में अक्सर उनका नाम पूर्व जिम्नास्ट अलीना काबाएवा के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वो पुतिन की पार्टनर है। हालांकि पुतिन ने कभी सार्वजनिक तौर पर इन बातों को कबूल नहीं किया है। वो अपने परिवार को हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं। देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक तरफ वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, जो परमाणु सूटकेस पास रखते हैं, तो दूसरी तरफ वो एक ऐसे दोस्त भी हैं जो अपने मेहमान को खुद गाड़ी चलाकर छोड़ने जाते हैं। कभी वो जिम में पसीना बहाते हैं तो कभी सैनिकों के साथ जंग के मैदान में खड़े दिखते हैं। शायद यही वो अंदाज है जो उन्हें दुनिया के बाकी नेताओं से अलग बनाता है। शक्ति प्रदर्शन हो या दोस्ती निभाना, पुतिन हर काम अपने ही स्टाइल में करते हैं। आपको पुतिन की लाइफस्टाइल की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हम अब इस बात पर नजर रखेंगे कि पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया आयाम जोड़ने वाला है। आज हम भारत के उन 12 राज्यों की बात करेंगे जहां एक अजीब और दुखद स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में एक शब्द बार बार खबरों में आ रहा है, BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। शायद आपने भी नाम सुना होगा या किसी BLO ने आपके भी घर पर दस्तक दी होगी। मेरे आए थे 3-4 दिन पहले। इन दिनों ये खबरें आ रही हैं कि काम के प्रेशर की वजह से कई BLOs अपनी जान दे रहे हैं। एक सरकारी काम जिसका मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो किसी की जान लेने की वजह कैसे बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी
SIR सर्वे और BLO की जिंदगी को समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये BLO होते कौन हैं, इन्हें कितनी सैलरी मिलती है और किस बात का इतना तनाव ले रहे हैं ये लोग कि अपनी जान देने जैसा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को साफ करने का एक महाअभियान चल रहा है। नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और राज्यों में ये SIR का काम बहुत जोरों पर चल रहा है। इसका मकसद है कि वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटाए जाएं जो या तो घुसपैठिए हैं या जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो अपनी जगह बदल चुके हैं। साथ ही नए और सही वोटर्स को लिस्ट में जोड़ना भी इसका काम है। सुनने में ये काम बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसे पूरा करने का तरीका और इसकी डेडलाइंस ही असली मुसीबत की जड़ बन गई है। अब सवाल आता है कि ये BLO बनते कौन है? क्या इसके लिए कोई अलग से भर्ती निकलती है? तो जवाब है नहीं। आपके और हमारे घर के आसपास जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन्हीं को BLO बना दिया जाता है। मतलब एक टीचर को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल के बाद घर घर जाकर ये सर्वे भी करना है। सरकार इन्हें चुनाव आयोग का सबसे जमीनी सिपाही मानती है, लेकिन असलियत में ये दोहरी जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए कर्मचारी हैं। इन्हें अपने मूल काम के साथ साथ ये चुनाव का भारी भरकम काम भी करना पड़ता है। कभी कभी तो इन लोगों के पास इतना काम होता है कि ये लोग तड़के ही घर से निकल जाते हैं और देर रात वापस लौटते हैं। ऐसे में थकान और काम के बोझ के चलते ये लोग परेशान हो जाते हैं। अब जरा इनके काम को समझिए। एक BLO को सैकड़ों घरों में जाना होता है। उन्हें हर वोटर का डेटा चेक करना है, कौन जिंदा है, कौन नहीं, किसकी शादी हो गई, कौन दूसरे शहर चला गया। लेकिन परेशानी सिर्फ घर घर जाना नहीं है, परेशानी है टेक्नोलॉजी और टारगेट्स। क्योंकि आजकल सारा काम मोबाइल ऐप जैसे गरुड़ या BLO ऐप पर होता है। कई बार सर्वर नहीं चलता, कई बार ऐप क्रैश हो जाता है। ऊपर से अधिकारियों का दबाव होता है कि काम आज ही पूरा करना है। खबरें आ रही हैं कि अधिकारी ने काम समय पर पूरा नहीं करने पर सस्पेंड करने या FIR दर्ज कराने की धमकी देते हैं। इसी डर और मेंटल प्रेशर की वजह से कई BLOs ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि उनसे काम नहीं हो पा रहा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल ने अभी तक कुल 34 BLO की मौतों की पुष्टि की है। इस पर आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। वहीं कुछ और राज्यों से भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है कि काम के बोझ के कारण किसी भी बूथ लेवल ऑफिसर ने अपनी जान दी है। अब सबसे चौंकाने वाली बात आपको बताऊं, इनकी सैलरी, तनख्वाह। इतना भारी काम, इतनी जिम्मेदारी, दिन रात का तनाव, इसके बदले जानते हैं क्या मिलता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले BLOs को साल भर के काम के लिए सिर्फ 6,000 रुपए मिलते थे, मतलब 500 रुपए महीना। जी हाँ, साल के 6,000। हाल ही में सरकार ने इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना किया है, यानी सिर्फ 1,000 रुपए महीना। क्या आज के जमाने में जब काम का दबाव इतना जानलेवा है, 1,000 रुपए महीना या लगभग रोज का 33 रुपए, ये रकम सही है उनके लिए? इसके अलावा कभी कभी थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाता है, लेकिन वो मेहनत के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, उसे बनाने वाले इंसानों से भी चलता है। 12 राज्यों में चल रहा ये SIR सर्वे जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन क्या इसकी कीमत किसी टीचर या कर्मचारी की जान होनी चाहिए? सरकार ने डेडलाइन थोड़ी बढ़ाई जरूर है, पैसे भी थोड़े बढ़ाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वर्क कल्चर में बदलाव की जरूरत है। अधिकारियों को संवेदनशील होने की जरूरत है। BLOs के तनाव को समझने की जरूरत है। उनकी अगर कोई परेशानी है या वो तनाव से गुजर रहे हैं तो उनसे बात करने की जरूरत है और उनकी बात सुनने की जरूरत है। हाँ, हम सब एक क्लीन वोटर लिस्ट चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि घुसपैठियों को लिस्ट से निकाला जाए, सही वोटरों को उसमें जोड़ा जाए, लेकिन इसके बदले हमें BLOs की जान जाए, ये मंजूर नहीं। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताती हूँ। जैसा मैंने कहा, 2-3 दिन पहले मेरे घर में BLO एक महिला है, वो आई थी और मुझे लगा कि कितनी मेहनत कर रही हैं, घर घर जा रही हैं, सारे फॉर्म्स आपको दे रही हैं, समझा रही हैं। एक छोटी सी इंसानियत की चीज़ है। आप उनसे पानी के लिए पूछ लीजिए, आप पूछिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ आप उन्हें स्नैक्स ऑफर कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। शायद कुछ देर के लिए आप उनका तनाव कम कर पाएँ। तो अगर अभी तक आपके घर पर BLO ने दस्तक नहीं दी है और आने वाले हैं, तो मेरी ये बात याद रखिएगा और ये करके देखिएगा।
उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं। 35 साल बाद एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने श्रीनगर से शफात अहमद शांगलू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो 1989 में हुए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में शामिल था। यह मामला सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं था। इस घटना ने कश्मीर का इतिहास बदल दिया था। यह वो घटना थी जिसने कश्मीर में आतंकवाद को एक नया मोड़ दिया था। उस वक्त सरकार को एक लड़की की जान बचाने के लिए 5 खूंखार आतंकवादियों को जेल से छोड़ना पड़ा था। और आज 35 साल बाद उस साजिश का एक अहम आरोपी पकड़ा गया है। 35 साल, सोचिए, एक पूरी पीढ़ी जवान होकर बूढ़ी होने को आ गई है, मेरी जैसी, और इतने वक्त वो कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। कितने लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा इसके बारे में, हमारी जेनजी को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है ये पूरा मामला। बहुत क्लियर याद है मुझे। मैं उस समय 10वीं कक्षा में 10th क्लास में पढ़ती थी। हम क्लास में इस केस की बातें किया करते थे, क्योंकि वो मोबाइल फोन या 24 आवर्स न्यूज का दौर तो था नहीं, तो हम बेसब्री से इस केस के अपडेट जानने का इंतजार करते थे। देश के गृह मंत्री की बेटी अगवा हुई थी, तो जाहिर है देश भर की नजरें इस खबर पर टिकी थी। चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटती हूँ और आपको बताती हूँ आखिर 1989 में हुआ क्या था। जो लोग इस केस के बारे में नहीं जानते वो ज्यादा ध्यान से सुने। ये शफात अहमद शांगलू कौन है? इस पूरे अपहरण में इसका क्या रोल था और क्यों ये केस भारत के इतिहास में इतना अहम माना जाता है? बात दिसंबर 1989 की है। देश में नई सरकार बनी थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने थे। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे। अभी सरकार को बने कुछ ही दिन बीते थे कि कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दिल्ली को या कहें पूरे देश को हिला दिया। तारीख थी 8 दिसंबर 1989। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रुबैया सईद उस वक्त श्रीनगर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। दोपहर का वक्त था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके एक मिनी बस से घर लौट रही थी। जैसे ही बस श्रीनगर के चांदपोरा इलाके के पास पहुंची, कुछ लड़कों ने बस को रुकवाया। वो बस में चढ़े और बंदूक की नोक पर रुबैया सईद को नीचे उतारा। उन्हें एक मारुति वैन में जबरदस्ती बिठाया गया और वो वैन वहां से रफू चक्कर हो गई। आप कल्पना कीजिए उस वक्त क्या हुआ होगा, क्या स्थिति थी। देश के होम मिनिस्टर की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया था। ये कोई मामूली क्राइम नहीं था, ये सीधे सीधे भारत सरकार को चुनौती थी। इस किडनैपिंग के पीछे हाथ था JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। उस वक्त इस संगठन का सरगना यासीन मलिक था। उसने खुद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। रुबैया ने बाद में कोर्ट में गवाही देते हुए बताया था कि यासीन मलिक अस्पताल के गेट पर मौजूद था और उसने ही उनकी पहचान करके अपने साथियों को इशारा किया था। रुबैया का अपहरण करने के बाद किडनैपर्स ने फोन किया और अपनी मांग रखी। उनकी मांग बहुत साफ लेकिन खतरनाक थी। उन्होंने कहा, अगर रुबैया को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे 5 साथियों को जेल से रिहा करो। ये 5 लोग कोई आम अपराधी नहीं थे, ये खूंखार आतंकवादी थे। अंदाजा लगाइए सरकार के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ एक पिता का दर्द था, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो खुद देश के गृह मंत्री थे, उनकी बेटी की जान खतरे में थी, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा थी। अगर सरकार उनकी बात मान लेती तो संदेश जाता कि भारत सरकार कमजोर है और झुक सकती है। अगर नहीं मानती तो एक बेकसूर लड़की की जान जा सकती थी। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। वीपी सिंह की सरकार पर बहुत दबाव था। फारूक अब्दुल्ला जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, वो इन आतंकवादियों को छोड़ने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर आज हम झुक गए तो कल को ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। बात सही भी थी। नेगोशिएशंस का दौर चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 5 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। और जैसे मैंने आपको बताया, हम स्कूल में थे, मुझे लगता है हर भारतवासी उस समय अपडेट्स का इंतजार करता था। कश्मीर घाटी में तनाव बहुत ज्यादा था। आखिरकार एक पिता का दर्द और राजनीतिक दबाव जीत गया। वीपी सिंह की सरकार ने हथियार डाल दिए। सरकार ने उन 5 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला कर लिया। उनके नाम थे जावेद अहमद जरगर,
अब्दुल हमीद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवाल और अल्ताफ अहमद। 13 दिसंबर 1989 को इन पांचों को रिहा कर दिया गया और इसके बदले में कुछ ही घंटों बाद रुबैया सईद को सुरक्षित छोड़ दिया गया। ऊपर से देखने में लगा कि सब ठीक हो गया, बेटी घर वापस आ गई, लेकिन असल में उस दिन भारत कश्मीर में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक लड़ाई हार गया था। यह पहली बार था जब भारत सरकार ने आतंकवादियों की मांग मान ली थी। जब लोगों ने देखा कि भारत जैसी बड़ी ताकत मुट्ठी भर बंदूकधारियों के आगे झुक गई, तो आतंकवादियों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। सड़कों पर जश्न मनाया गया। वो 5 आतंकवादी हीरो की तरह जेल से बाहर आए। इसे कश्मीर में आतंकवाद का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद कश्मीर में किडनैपिंग और हमलों की बाढ़ सी आ गई। जुलाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के पूर्व मेजर जनरल ओपी कौशिक ने इस मामले में सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रुबैया के पिता और तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ही नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द रिहा हो। आप समझ रहे हैं इशारा किस तरफ है। उन्होंने बताया कि अपहरण की सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर ही एनएसजी ने पता लगा लिया था कि रुबैया को कहां रखा गया है। कौशिक ने खुद गृह मंत्री को बताया था कि रुबैया को कुछ देर में ही सुरक्षित रिहा करा लिया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और निर्देश दिए कि वो फौरन मीटिंग से बाहर जाकर एनएसजी को पीछे हटाएं। इसके बाद रुबैया को छुड़ाने के लिए 5 खूंखार आतंकियों को छोड़ दिया गया। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर उस दिन सरकार ने वो फैसला ना लिया होता तो शायद कश्मीर के हालात कुछ और होते। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल पर। 1989 से आज तक इस केस में क्या क्या कार्रवाई हुई। इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था जेकेएलएफ नेता अशफाक माजिद वानी। वो पहले जम्मू कश्मीर का एथलीट था। बकौल अशफाक वो लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे सरकार हिल जाए और मुफ्ती मोहम्मद सईद के होम मिनिस्टर बनते ही उन्हें ये मौका मिल गया। 31 मार्च 1990 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अशफाक वानी को एक एनकाउंटर में मार गिराया। फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने यासीन मलिक और उसके साथियों के खिलाफ इनाम घोषित किए। उसके बाद सालों तक ये केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यासीन मलिक ने बाद में हिंसा छोड़ने का ऐलान किया और अलगाववादी राजनीति में आ गया। फिर 2019 में एनआईए ने यासीन मलिक को 2017 के एक टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया। 2022 मई में एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जुलाई 2022 में रुबैया सईद ने जम्मू की टाडा कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यासीन मलिक उनके किडनैपर्स में से एक था। उन्होंने यासीन मलिक समेत 4 और लोगों को पहचाना। फरवरी 2023 में एक और गवाह ने रुबैया की गवाही का समर्थन किया। यानी ये पक्का हो गया कि यासीन मलिक ने ही रुबैया सईद का अपहरण किया था। अब वापस आते हैं आज की खबर पर। 8 दिसंबर को इस केस को 36 साल हो जाएंगे। इस दौरान कई आरोपी मारे गए, कुछ जेल में हैं जबकि कुछ अब भी फरार हैं। इन्हीं में से एक था शफात अहमद शांगलू। अब आप पूछेंगे कि इसका रोल क्या था। तो किसी भी बड़े क्राइम में सिर्फ वो लोग शामिल नहीं होते जो बंदूक चलाते हैं। उनके पीछे लॉजिस्टिक्स संभालने वाले, पैसे का इंतजाम करने वाले और प्लानिंग करने वाले लोग भी होते हैं। सीबीआई के मुताबिक शफात अहमद शांगलू जेकेएलएफ का एक पदाधिकारी था और वो संगठन के लिए फाइनेंस यानी पैसों का लेन देन संभालता था। आरोप है कि इसने यासीन मलिक के साथ मिलकर रुबैया सईद के अपहरण की पूरी साजिश रची थी। ये इस प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा था। 1989 से ही शांगलू फरार था। सोचिए 35 साल तक छिपना कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो श्रीनगर में ही या उसके आसपास कहीं छिपा रहा और पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब क्या ही कहें उसको। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। आखिरकार सीबीआई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर उसे श्रीनगर के इशबर निशात इलाके से गिरफ्तार कर लिया। शफात अहमद शांगलू की गिरफ्तारी सिर्फ एक पुलिस केस की कामयाबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये बताता है कि वक्त चाहे कितना भी लग जाए, फाइलें चाहे कितनी भी पुरानी हो जाएं और धूल की कितनी भी परतें उन पर जम जाएं, इंसाफ अपना रास्ता खोज ही लेता है। 35 साल पहले जिन लोगों को लगा था कि उन्होंने सिस्टम को हरा दिया है, आज वो एक एक करके सलाखों के पीछे जा रहे हैं। यासीन मलिक पहले से ही जेल में है और अब उसका ये पुराना साथी भी पकड़ा गया है। रुबैया सईद जो अब तमिलनाडु में एक आम जिंदगी जी रही हैं, उनके लिए शायद ये घाव फिर से हरा हो गया हो, लेकिन ये गिरफ्तारी तसल्ली जरूर देती है कि गुनहगार बच नहीं सकते। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारी पीढ़ी के लिए किडनैपिंग केस बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे बाद की पीढ़ियों को शायद इसके बारे में पता भी ना हो।
जिनको पता था उनको याद दिलाने की, और जिन्हें नहीं पता था उन्हें बताने की हमने एक कोशिश की है। आप अपनी राय इस पर हमारे साथ जरूर साझा करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में उनकी MRI स्कैन रिपोर्ट जारी की है ताकि उनके स्वास्थ्य पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। असल में ट्रंप ने इसी साल अक्टूबर में वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में एक MRI करवाया था। उस वक्त ना तो उन्होंने और ना ही व्हाइट हाउस ने बताया कि स्कैन शरीर के किस हिस्से का था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मजाक में कहा कि ब्रेन का स्कैन नहीं था, क्योंकि वहां तो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन इस चुप्पी ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे और विपक्ष यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। याद है, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब रिपब्लिकन पार्टी और खुद डोनाल्ड ट्रंप उनकी उम्र और सेहत पर लगातार सवाल उठाते थे, वार करते थे। बाइडेन की हर छोटी लड़खड़ाहट या भूलने की आदत को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता था। उन्हें स्लीपी जो कहा गया और उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी सोचने समझने की शक्ति पर शक किया गया। लेकिन अब पासा पलट गया है। बाइडेन रिटायर हो चुके हैं और ट्रंप 79 साल के हैं। ऐसे में डेमोक्रेट्स वही कर रहे हैं जो कल तक रिपब्लिकन्स कर रहे थे। डेमोक्रेटिक नेता टिम वॉल्ज ने एक टीवी शो पर ट्रंप की सेहत पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप फिजिकली फेड हो रहे हैं, यानी शरीर से कमजोर पड़ रहे हैं। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उनकी दिमागी हालत पर भी सवाल उठाए गए। वॉल्ज ने कहा कि दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का आधी रात को बिना वजह गुस्से में पोस्ट करना नॉर्मल नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ये टॉपिक काफी गर्म है। कई बार आप देखिए कि कोई उनका वीडियो होता है तो लोग लिखते हैं देखो ये चल कैसे रहे हैं, देखो इनके हाथ कैसे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं। जुलाई में ट्रंप के हाथों पर कुछ निशान और पैरों में सूजन देखी गई थी। इसके बाद इंटरनेट पर कई तरह की थ्योरीज चल पड़ी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी है जिसे छुपाया जा रहा है। ये दबाव इतना बढ़ गया कि व्हाइट हाउस को आखिरकार सच्चाई सामने लानी पड़ी। अब व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि वो MRI स्कैन उनके पेट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और नसों की जांच के लिए था। ये एक प्रिवेंटिव टेस्ट था जो उनकी उम्र में जरूरी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल है। ट्रंप के डॉक्टर शॉन बार्बाबेला ने बताया कि उनकी नसों में कोई ब्लॉकेज नहीं है और दिल भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। डॉक्टर ने उन्हें एक्सीलेंट ओवरऑल हेल्थ का सर्टिफिकेट भी दिया है। यानी मेडिकल नजरिए से देखें तो फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे बाइडेन की मेडिकल रिपोर्ट्स विरोधियों को शांत नहीं कर पाती थी, वैसे ही ट्रंप की रिपोर्ट्स भी डेमोक्रेट्स को शांत नहीं कर पा रही हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि रैलियों में ट्रंप थके हुए दिखते हैं और उनकी बातों का फोकस खो जाता है। वोटर्स के लिए जानना जरूरी है कि उनका नेता अगले 4 साल काम कर पाएगा या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही आरोप हैं जैसे बाइडेन पर लगते थे। बाइडेन और ट्रंप दोनों की उम्र 75 के पार है। जब बाइडेन रेस में थे तो उनकी उम्र को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, जबकि ट्रंप की उम्र पर उतनी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन अब बाइडेन के जाने के बाद सारा फोकस ट्रंप की उम्र और फिटनेस पर आ गया है। इसे कहते हैं राजनीति का पहिया घूमना। अमेरिका की राजनीति में अब हेल्थ एक हथियार बन गया है। कल तक रिपब्लिकन्स ने इसका इस्तेमाल किया, आज डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। दोनों पार्टियां पारदर्शिता की मांग अपने हिसाब से करती हैं। जनता के लिए समझना जरूरी है कि इन मेडिकल बहसों के पीछे असली मकसद सिर्फ सेहत की चिंता नहीं बल्कि पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है। खैर, ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि वो स्वस्थ है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन ज्यादा मायने रखता है। इसलिए ये बहस अभी और लंबी चलने वाली है और उनके हर वीडियो पर, उनकी हर पोस्ट पर, उनकी चाल पर, उनकी बात पर सवाल तो अभी उठते रहेंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी तनाव बढ़ गया है। तमाम पाबंदियों के बाद भी इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी के हाई कोर्ट से लेकर अदियाला जेल तक मार्च निकाला। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने कथित तौर पर देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और अशांति के जवाब में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। आपको बता दूं कि पंजाब सरकार ने पहले ही रावलपिंडी में धारा 144 लगा रखी है। बड़ी रैली और जुलूस पर रोक लगी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है और इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। दरअसल इमरान खान के समर्थकों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वो अदियाला जेल के बाहर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते। उनकी मांग सीधी थी, इमरान खान से मिलने दो। लेकिन सरकार को लगा कि इतने बड़े जमावड़े से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर हसन वकार चीमा ने 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 3 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी। यानी अब वहां
4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई रैली नहीं निकाल सकते। अब सवाल है, इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इमरान खान अगस्त 2023 से अदयाला जेल में बंद हैं। हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर अफवाहें फैली, यहाँ तक कि उनकी मौत की भी खबरें चली। इतना ही नहीं, पीटीआई नेताओं और इमरान के परिवार को उनसे मिलने की इजाजत तक नहीं मिली, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने मुलाकात का ऑर्डर पहले से दिया हुआ है, लेकिन जेल प्रशासन उस आदेश को लागू नहीं कर रहा। इसी के विरोध में पीटीआई ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। धारा 144 का मतलब सिर्फ प्रदर्शन रोकना नहीं है। इसके नाम पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों शहरों में सड़कें सील कर दी गई हैं। सेना तैनात है। आम लोगों की जिंदगी थम सी गई है। बाजार, स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पंजाब सरकार में मंत्री तलाल चौधरी ने कह दिया कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा, चाहे कोई हाईकोर्ट के बाहर जमा हो या फिर जेल के बाहर। यानी सरकार किसी भी तरह की भीड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहां तक कि भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाने तक का आदेश दे दिया गया है। लेकिन पीटीआई ने हार नहीं मानी। विपक्ष के दोनों सदनों के सांसदों ने हाईकोर्ट से लेकर अदयाला जेल तक पैदल मार्च निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी जैसे बड़े नेता भी इस मूवमेंट में शामिल हुए। सवाल यह है, क्या सरकार इस दबाव को झेल पाएगी? संसद में भी इमरान खान का मुद्दा उठा। इस पर पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर ने जवाब दिया। नजीर ने इमरान को कैदी नंबर 804 बताया। कानून मंत्री ने कहा कि कैदी नंबर 804 को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे बताया जा रहा है कैदी नंबर 804। दूसरी तरफ आज लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। खबर है कि शहबाज संसद के सत्र में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इसे किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जबकि पीटीआई आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री शहबाज इमरान खान के मुद्दे से बच रहे हैं। पीटीआई ये भी दावा कर रही है कि सरकार जानबूझकर मुलाकात में रुकावट डाल रही है ताकि इमरान और पार्टी कमजोर पड़ जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक के एक बयान ने पीटीआई की टेंशन और बढ़ा दी है। अकील दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है। मलिक ने कहा, वहां की सुहेल अफरीदी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन देश तो पाकिस्तान है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। पाकिस्तान में सियासी खेल अब और गहराने वाला है। एक तरफ इमरान के समर्थक सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ सरकार धारा 144, सेना की तैनाती और गवर्नर्स रूल जैसे हथकंडे अपना रही है। सवाल यह है, क्या ये कदम शांति लाएंगे या आग में घी डालेंगे? क्या इमरान को उनकी पार्टी और परिवार से मिलने दिया जाएगा या फिर सरकार सख्ती और बढ़ाएगी? फिलहाल तो लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिन बेहद नाजुक और तनाव भरे होने वाले हैं। आम लोगों को डर है कि सियासी लड़ाई उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और मुश्किल न बना दे। इमरान खान से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको एक वायरल वीडियो दिखाती हूँ। एक ट्रैफिक सिग्नल है जहां गाड़ियां रुकी हुई हैं। तभी एक बाइक सवार आता है और अचानक अपनी बाइक को दोनों हाथों से उठाकर ओवरहेड डंबल प्रेस जैसी एक्सरसाइज शुरू कर देता है। यह हैरत अंगेज नजारा देखकर आसपास खड़े बाकी बाइकर्स और राहगीर दंग रह जाते हैं और मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगते हैं। इस शख्स की ताकत और उसके अतरंगी अंदाज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। वैसे आपको बता दूं कि ये वीडियो भारत का नहीं, पाकिस्तान के फैसलाबाद का है।